हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, हम कर रहे हैं लेबर एंड डिलीवरी। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। अ क्लाइंट इन लेबर इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिलीवरी रूम एंड प्रिपेयर्ड फॉर अ सिजेरियन डिलीवरी. After the client is transferred to the delivery room table, the nurse should place the client in which position? क्वेश्चन है कि क्लाइंट लेबर के लिए लेबर में है, राइट। क्लाइंट इन लेबर, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है डिलीवरी रूम में, उसको लेके जा रहे हैं, राइट। डिलीवरी रूम में लेके जा रहे हैं और उसको प्रिपेयर किया जा रहा है सी सेक्शन के लिए, सिजेरियन डिलीवरी के लिए। आफ्टर द क्लाइंट ट्रांसफ़र टू द डिलीवरी रूम में ट्रांसफ़र करने के बाद, डिलीवरी रूम टेबल में ट्रांसफ़र करने के बाद नर्स ने क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देनी है। क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट वे में ये पूछा गया है कि ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी आप क्लाइंट को कौन सी पोजीशन दोगे, राइट। नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम क्या एडवाइस करते हैं फीमेल को कि आपने साइड लाइन पोजीशन लेनी है, राइट। साइड पोजीशन आपने साइड पोजीशन में अगर आपने सोना है तो आपने साइड पोजीशन में सोना है, स्ट्रेट नहीं सोना है, राइट। क्या होता है, क्यों बोलते हैं हम साइड लाइन पोजीशन के लिए, हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेना केवा और डिसेंडिंग अयोटा कंप्रेस होता है बाय द यूट्रस, राइट। जैसे यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, फिटस का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। यूट्रस का साइज़ जैसे इंक्रीज़ होगा वो कंप्रेस कर देगा डिसेंडिंग अयोटा को और वेना केवा को, राइट। उसकी वजह से ब्लड रिटर्न जो होगा फ्रॉम द लोअर ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी, वो क्या हो जाएगा, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा, वेना केवा कंप्रेस हो जाएगा और डिसेंडिंग अयोटा कंप्रेस होने की वजह से, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक रिटर्न, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो टू द यूट्रस और फिटस के लिए क्या होगा, वो कम हो जाएगा, राइट, डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगी, राइट। जब ये कंप्रेस हो जाएगा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी, कार्डियक रिटर्न हो गया, कार्डियक ब्लड फ्लो हो गया टू द यूट्रस, ये क्या हो जाएगा, सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। उसके लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हम साइडलाइन पोजीशन रिकमेंड करते हैं प्रेग्नेंट क्लाइंट को, जिससे क्या होगा, जो यूट्रस है वो डिस्प्लेस ऑफ हो जाएगा, डिस्प्लेस ऑफ द एब्डोमिनल वेसल, राइट। जब अब सिजेरियन डिलीवरी की यहाँ पे बात की गई है कि सिजेरियन डिलीवरी होनी है, सिजेरियन सेक्शन होना है, तो सिजेरियन सेक्शन ऑब्वियसली क्या होता है, एब्डोमेन की लेयर्स इसमें एब्डोमेन के थ्रू होगा, राइट। एब्डोमेन के थ्रू होगा तो हम उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, ऑब्वियसली उसमें अगर एब्डोमिनल सर्जरी है तो सुपाइन पोजीशन ही हमें उसमें देनी पड़ेगी, राइट। वेना केवा कंप्रेस ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वेज प्लेस करेंगे अंडर द राइट हिप, राइट। जिससे क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा यूट्रस, राइट। क्या करेंगे, हम राइट हिप के नीचे हम क्या रखेंगे, वेज प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा यूट्रस, राइट। हम कौन सी पोजीशन देंगे, ऑब्वियसली सिजेरियन डिलीवरी है, एब्डोमेन के थ्रू सर्जरी होनी है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट पोजीशन देंगे, राइट। स्ट्रेट पोजीशन तो देंगे, और साथ में वेना केवा कंप्रेस ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेज प्लेस करेंगे अंडर द राइट हिप, राइट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन विद वेज अंडर द राइट हिप, यस। सेकेंड है ट्रेनबर्ग पोजीशन विद द लेग इन स्ट्राइप्स। अब हमें बोला गया है सेकंड में कि ट्रेनबर्ग पोजीशन देनी है। ट्रेनबर्ग पोजीशन से क्या होगा, उसमें भी प्रेशर डालेगा, वो भी प्रेग्नेंट यूट्रस को ऑन द डायफ्राम एंड लंग, राइट। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजनेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ट्रेनबर्ग पोजीशन तो हम नहीं देंगे। नेक्स्ट इज द प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन तो ये तो बात है कि अगर एब्डोमेन के थ्रू सर्जरी हो गई है तो प्रॉन पोजीशन हम नहीं दे सकते, एंड सेमी फाउलर पोजीशन भी हम इन कंडीशन में नहीं दे सकते। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1,
right? So next question is question number 231. The nurse is monitoring a client in a active labor and note that the client is having contraction every 3 minutes that last 45 seconds. The nurse note that the fetal heart rate between contraction is 100 beat per minute. Which nursing action is most appropriate? सो क्वेश्चन है कि आप मॉनिटर कर रहे हो, एक्टिव लेबर में है पेशेंट, उसकी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, राइट? एक्टिव लेबर है, उसमें आप मॉनिटरिंग कर रहे हो क्लाइंट की। क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, 3 मिनट के इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए होंगी? 45 सेकेंड्स के लिए होंगी। सो नर्स ने नोट किया कि हमने मॉनिटर किया वहाँ पे कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो फिटल हार्ट रेट है दैट इज़ 100 बीट पर मिनट, राइट? सो उस टाइम पे जब आपने ये फाइंडिंग देखी तो इसके बेस पे आप क्या इंटरवेंशन करोगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या करोगे? सो फर्स्टली यू शुड नो नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ द फिटस, राइट? सो जब से हमने ये स्टार्ट किया है लेबर एंड डिलीवरी, जब से हमने ऑब्स्टेट्रिक स्टार्ट किया है, उसमें हम बार बार पढ़ रहे हैं नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द फिटस। सो नॉर्मल फिटल हार्ट रेट कितना होता है? 110 टू 160 बीट पर मिनट होता है, राइट? सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फिटल हार्ट रेट कितना है? फिटल हार्ट रेट 100 है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रेडिकार्डिया इंडिकेट कर रहा है, राइट? सो जो फिटल हार्ट रेट है वो इस रेंज में होना चाहिए, 110 और 160 के बीच में, राइट? बट यहाँ पे क्या है? 110 से भी कम है। सो इट इंडिकेट फिटल ब्रेडिकार्डिया। सो अगर फिटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सो इस टाइम पे हमने क्या करना है? इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट? सो जल्दी जल्दी हमने इन्फॉर्म करना है बिकॉज ये फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है, राइट? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ द नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यस, इमीडिएटली हम क्या करेंगे? फिटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो सेकंड वन इज़ द कंटिन्यू मॉनिटरिंग द फिटल हार्ट रेट। कंटिन्यू मॉनिटर हमने नहीं करना है, जब हमने मॉनिटर कर लिया है कि कम हो रहा है तब हमने क्या करना है? हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू पुशिंग विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। सो हमने इस चीज़ के लिए भी नहीं बोलना है, राइट? सो बिकॉज उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या है? उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी है फिटनेस, राइट? सो फिटनेस की अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करना है कि उसका हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, राइट? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू काउच टू कॉन्ट्रैक्शन टू एनकरेज ब्रीदिंग टेक्निक। सो हम ये भी नहीं करेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि इमीडिएट आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन आप क्या लोगे, राइट? सो इमीडिएटली व्हाट वी विल डू? वी विल इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट? So next is the question number 232. The nurse is caring for a client in labor and monitor the fetal heart rate pattern. The nurse note the presence of episodic acceleration on the electronic fetal monitoring tracing. Which action is most appropriate? सो गाइस, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में भी करवाया था, जो जिसमें हमें अर्ली एसिलरेशन डिसेलरेशन वो सारा पैटर्न मैंने आपको बताया था उसमें, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की लेबर में एंड मॉनिटर किया उन्होंने फिटल हार्ट रेट पैटर्न। सो नर्स ने नोट किया कि एपिसोडिक एसिलरेशन हो रही है, राइट? कि एपिसोड में हो रही है एसिलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग में। सो कौन सा एक्शन वहाँ पे लेना चाहिए? सो एपिसोडिक एसिलरेशन का यहाँ से हमें पूछा गया है कि कि एपिसोडिक एसिलरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट? सो एसिलरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एपिसोडिक एसिलरेशन हो रही हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ। सो ये किसकी वजह से हो रही हैं? फिटल मूवमेंट की वजह से हो रही हैं। सो एपिसोडिक एसिलरेशन क्या है? ये साइन है फिटल वेलबींग का एंड एडुकेट ऑक्सीजन रिजर्व का, राइट? सो दैट मीन्स कि बेबी को, फिटस को एडुकेट ऑक्सीजन एडुकेट मिल रही है ना? एंड फिटल वेलबींग है।
राइट। सो ये इंडिकेट कर रहा है। सो अगर हमें एपिसोडिक एक्सीलरेशन हम मॉनिटर कर रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग पे, सो हमने क्या करना है उसको, उसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को। सो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो नोटिफाई क्यों करना है जब नॉर्मल है। रीपोजिशन द मदर एंड चेक मॉनिटर द चेंज इन द फिटल ट्रेसिंग। सो ये भी नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग। Third one is take the mother vital sign and tell the mother that bed rest is required to conserve oxygen. So proper oxygen मिल रही है, so हम ये भी नहीं बोलेंगे मदर को। Fourth one is document the finding and tell the mother that the pattern on the monitor indicate fetal well-being. So fourth one is the correct option, right? So next question is question number 233. The nurse is admitting a pregnant client to the labor room and attached an external electronic fetal monitor to the client abdomen. After attachment of the electronic fetal monitor, what is the next nursing action? सो क्वेश्चन है कि नर्स इज़ एडमिटिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट को एडमिट किया जा रहा है लेबर रूम में, और नर्स ने अटैच किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटर टू द क्लाइंट एब्डोमेन, राइट। क्लाइंट एब्डोमेन में अटैच किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटर, राइट। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, राइट। कि फिटल मॉनिटर को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग को अटैच करने के बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, राइट। सो हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होता है जब हम अटैच करते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्शन होगा कि हमने असेस करना है बेसलाइन फिटल हार्ट रेट, राइट। बेसलाइन फिटल हार्ट रेट हम असेस करेंगे, फिटल हार्ट रेट हमने असेस करना है, राइट। सो दैट जो एबनॉर्मल वेरिएशन है बेसलाइन रेट में, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें अगर वो हो रही हैं, राइट। सो क्या काम होगा हमारा उसके बाद कि हमने बेसलाइन फिटल हार्ट रेट को असेस करना है, राइट। सो फिटल हार्ट रेट इवेल्युएट किया जाएगा बाय असेसिंग द बेसलाइन एंड पीरियोडिक चेंज से, राइट। उससे हम उसको असेस कर सकते हैं कि पीरियोडिक चेंज हो रहा है या बेसलाइन जो हमारी फिटल हार्ट रेट है उसके थ्रू हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर पीरियोडिक चेंज हो रहा है वो किस वजह से होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि पीरियोडिक एक्सीलरेशन हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं पीरियोडिक, इन रिस्पॉन्स टू द इंटरमिटेंट स्ट्रेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो देखते हैं अब ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिलरेशन। सो टाइप ऑफ एसिलरेशन तो हम करेंगे, बट हमसे पूछा गया है कि उसके बाद आप क्या करोगे। उसके बाद तो हमने बेसलाइन देखना है, उसके बाद ही हम देखेंगे टाइप ऑफ एसिलरेशन, राइट। सो नेक्स्ट इज द असेस द बेसलाइन फिटल हार्ट रेट। सो बेसलाइन फिटल हार्ट रेट हमने मॉनिटर करनी है, राइट। थर्ड वन इज डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो असेस की जाती है बाय द इंटरनल फिटल मॉनिटर, ना कि एक्सटर्नल फिटल मॉनिटर। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एक्सटर्नल फिटल मॉनिटर। और जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की वो हम कैसे असेस करते हैं, इंटरनल फिटल मॉनिटरिंग, राइट। सो फोर्थ वन इज डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो ये भी देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बट ये किस में देखेंगे हम, ये देखेंगे हम बाद में। पहले हमसे पूछा गया कि उसके बाद आपने क्या करना है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. So next question is question number 234. The nurse is reviewing true and false labor sign with a multiparous client. The nurse determined that the client understand the sign of true labor if she make which statement. So important question है and easy question है. So nurse review की कर रही है true and false labor signs, राइट। ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर साइंस को असेस किया जा रहा है किसके साथ, मल्टीपेरस क्लाइंट के साथ, राइट। सो नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने समझ लिया कि ट्रू लेबर पेन क्या होती हैं जब वो कौन सी स्टेटमेंट हमें दे रही है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर की, राइट। सो ट्रू लेबर में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो क्या होंगी, रेगुलर होंगे, राइट। सो अब हम कर रहे हैं ट्रू
एंड फॉल्स लेबर की बात। सो ट्रू में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, और जो फॉल्स लेबर है इसमें इरेगुलर होंगी कॉन्ट्रैक्शन, राइट। इरेगुलर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, राइट। सो ये मेन चीज़ होगी इसमें। और जो ट्रू लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो रेगुलर भी होंगी और स्ट्रॉन्गर होंगी और लास्ट लॉन्गर होंगी, राइट। एंड जो फॉल्स लेबर है, फॉल्स लेबर में क्या होगा, इरेगुलर होगी विदाउट प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेस नहीं होगा, बट नॉट प्रोग्रेशन नहीं होगा इसमें, प्रोग्रेस नहीं होगा, लाइक डिसेंट नहीं होगा, इफेसमेंट नहीं होगी, राइट। सो ये चीज़ें इसमें नहीं होगी, बट इसमें जो होगी वो प्रोग्रेसिव होंगी, राइट। प्रोग्रेसिव मीन्स कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होगी, इफेसमेंट होगी, डिसेंट होगा। सो ये होगा ट्रू लेबर में। बट फॉल्स लेबर में ये सब नहीं होगा, ना डिसेंट होगा, ना सर्वाइकल डायलिटेशन होगी, ना इफेसमेंट होगी, राइट। एंड fetus usually become engaged in the pelvis and डिसेंट, राइट। सो एंगेजमेंट भी होगी, ऑब्वियसली ट्रू लेबर पेन हो रही है तो उसमें एंगेजमेंट भी होगी, बट इसमें फॉल्स लेबर में ये सब नहीं होगा, राइट। सो फॉल्स लेबर में क्या है कि जब फीमेल एक्टिविटी करती है, लाइक वॉकिंग करती है या कुछ काम करती है, तो जो लेबर पेन है, फॉल्स लेबर है, वो रिलीव हो जाती है। बट ट्रू लेबर में ये नहीं होता, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई वॉन्ट बी इन लेबर अंटिल माई बेबी ड्रॉप। सो ये बोल रही है कि जब तक मेरे को लेबर नहीं होगी, जब तक मेरा बेबी ड्रॉप नहीं होता है, राइट, कि डिसेंट नहीं होता है। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट। सेकेंड वन इज माई कॉन्ट्रेक्शन विल बी फेल्ट इन माई एब्डोमन एरिया। इनकरेक्ट। माई कॉन्ट्रेक्शन विल नॉट बी पेनफुल इफ़ आई वॉक अराउंड। सो ये भी इनकरेक्ट होगा, हमें ट्रू लेबर का पूछा गया है। सो फोर्थ वन इज माई कॉन्ट्रेक्शन विल इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। सो ये होगा इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होती रहेंगी जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होती रहेगी। जैसे हमने फेजेस पढ़े, तो फेजेस में हमने देखा कि जैसे जैसे फेजेस आगे को जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है दैट विल बी इंक्रीज, राइट। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। विच असेसमेंट फाइंडिंग आफ्टर एन एमनियोटमी शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट। सो एमनियोटमी इज़ अ, कल मैंने आपको करवाया था, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो जब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं तो उसके बाद आप फर्स्टली आप क्या चीज़ असेस करोगे, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वाइकल डायलिटेशन। सो जब भी मेम्ब्रेन रप्चर की जाती है तो उसके बाद मिनिमल वेजाइनल एग्जामिनेशन की जाती है या ऐसा कोई प्रोसीजर किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, राइट। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो हमने ये चीज़ नहीं करनी है इमीडिएटली आफ्टर द एमनियोटमी। सो नेक्स्ट इज द ब्लैडर डिस्टेंशन। सो ब्लैडर डिस्टेंशन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी उस टाइम पे, राइट। एंड फीटल हार्ट रेट पैटर्न, यस, फीटल हार्ट रेट पैटर्न हम असेस करेंगे आफ्टर द एमनियोटमी। फीटल हार्ट रेट को असेस किया जाएगा इमीडिएट आफ्टर द एमनियोटमी टू डिटेक्ट एनी चेंज, राइट। जिसके लाइक कि कॉर्ड, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कॉर्ड कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो वो चीज़ हमने असेस करनी है। या कॉर्ड कंप्रेस हुई है या प्रोलैप्स हुई है, तो उस चीज़ को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द मैटरनल ब्लड प्रेशर। सो मैटरनल ब्लड प्रेशर ये भी हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी आफ्टर द एमनियोटमी। सो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने फीटल हार्ट रेट चेक करना है कि फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है। और फीटल डिस्ट्रेस किस वजह से, लाइक कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से या कॉर्ड प्रोलैप्स की वजह से, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। So next question is question number 236. The nurse has been working with a laboring client and note that she has been pushing effectively for 1 hour. What is the client primary physiological need at this time? सो क्वेश्चन है कि नर्स वर्क कर रही है लेबरिंग क्लाइंट में, लेबर में है क्लाइंट, एंड उसके साथ आप वर्क कर रहे हो, उसके साथ उसको आप केयर दे रहे हो, और आपने नोट किया कि 1 आवर से फीमेल पुश कर रही है इफ़ेक्टिवली, राइट। सो आपका उस टाइम पे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी उस टाइम पे क्लाइंट की,
राइट, कि क्लाइंट इफेक्टिवली पुश कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 आवर, सो उस टाइम पे क्लाइंट की प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी। एज यू नो दैट कि ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे फीमेल की लगती है, डील करती है, ग्रेट डील होती है ऑफ एनर्जी की, पर्टिकुलर इन द ट्रांजिएंट फेज, राइट। अर्ली लेबर में नहीं, बट ट्रांजिएंट जैसे फेज में जब पहुँचते हैं तब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, राइट। सो एनर्जी कब लगती है, जब पुश करती है फीमेल, राइट, तो उस टाइम पे एनर्जी वहाँ पे लगती है। सो उस टाइम पे हमने क्या करना है, क्लाइंट को हमने एनकरेज करना है क्लाइंट को टू रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो रेस्ट हमने क्यों करना है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस, सो दैट मैटरनल एनर्जी कंजर्व कर सके, राइट। जब वो एनर्जी को कंजर्व करेगी, एनर्जी को, तो उससे क्या होगा, उससे फैसिलिटेट होगी वॉलेंट्री पुशिंग एफर्ट विद कॉन्ट्रैक्शन, कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगी वैसे वो वॉलेंट्री पुश करना स्टार्ट कर देगी, राइट। सो हमने पहले ही क्लाइंट को ये एजुकेशन देनी है। मैंने आपको लेबर स्टेजेस ऑफ लेबर मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमने फीमेल को रेस्ट के लिए इनक्रेज करना है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, राइट, कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद रेस्ट करना है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो फैसिलिटेट करता है वॉलंटरी पुशिंग एफर्ट्स विद कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन भी इससे एनहेंस होता है, जो प्रमोट करता है फिटल टॉलरेंस ऑफ द स्ट्रेस ड्यूरिंग द लेबर, राइट। सो तभी हम क्या बोलते हैं कि आपने ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या करना है, रेस्ट करना है, राइट, कि फिटल को भी डिस्ट्रेस ना हो, और जो आपको भी रेस्ट मिले, और फिटस को भी उसकी वजह से डिस्ट्रेस ना हो, राइट। सो इस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं ड्यूरिंग जब ट्रांजिएंट फेज होता है लेबर का, राइट। सो हमने क्या बोलना है कि रेस्ट करना है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। एक हम रेस्ट के लिए बोलते हैं, एंड डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, डीप ब्रीथ टेक्निक्स के लिए हम बोलते हैं। सो ये भी हेल्प करता है यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन के लिए, एनहेंस करता है एंड प्रमोट करता है विटल टॉलरेंस ऑफ टुवर्ड द स्ट्रेस, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो ऑप्शन है एम्बुलेशन। सो एम्बुलेशन हम कब करते हैं, अर्ली लेबर में करेंगे, राइट। तो एम्बुलेशन तो नहीं होगा हमारा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड, हमें प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड पूछी गई है। सो रेस्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, यस, कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी, कि जब कॉन्ट्रैक्शंस स्टॉप हो रही हैं तो हमने क्या करना है, उस टाइम पे हमने रेस्ट लेना है, राइट। सो थर्ड वन इज चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली। इसमें बोल रहे हैं कि आपने पोजीशन चेंज करनी है, सो ये भी नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंटली हम नहीं चेंज करेंगे, सो ये हमारी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, चेंजिंग पोजीशन। फोर्थ वन इज कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड। सो ओरल फ्लूइड एंड फ्लूइड, आइस चिप्स हम प्रोवाइड करते हैं, और फूड और फ्लूइड्स को हम विदहेल्ड करते हैं एट दिस टाइम, राइट। सो हम इसमें क्या करते हैं, आइस चिप्स हम दे सकते हैं, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So next question is 237. So question है, the nurse is assisting a client undergoing induction of labor at 41 week of gestation. The client contraction are moderate and occurring every 2 to 3 minutes with the duration of 60 seconds. An internal fetal heart rate monitor is in place. The baseline fetal heart has been 120 to 122 beat per minute for the past hour. What is the priority nursing action? सो क्वेश्चन है कि नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट को जो अंडरगोइंग इंडक्शन ऑफ लेबर, राइट। 41 वीक ऑफ जेस्टेशन है, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं जो 2 to 3 मिनट के इंटरवल में हो रही हैं फॉर 60 सेकेंड के लिए। सो इंटरनल फिटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग जब प्लेस किया गया, सो बेसलाइन फिटल हार्ट रेट कितनी आई, 120 to 122 बीट पर मिनट आई है फॉर द पास्ट 1 आवर से, राइट। सो उस टाइम पे हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा।
सो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इस टाइम पे हमारा क्या है, 41 वीक ऑफ जेस्टेशन है, कॉन्ट्रैक्शन कैसी हो रही हैं, 2 to 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं और वो भी 60 सेकेंड्स के लिए, राइट। सो फिटल हार्ट रेट कितनी आ रही है वहाँ, यहाँ पे 120 बीट पर मिनट आ रही है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी उस टाइम पे ये होगी कि ऑक्सीटोसिन को हमने क्या करना है, स्टॉप कर देना है, राइट। स्टॉप करना है हमने ऑक्सीटोसिन को, बिकॉज ऑक्सीटोसिन क्या कॉज करता है, फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से डिक्रीज होती है ऑक्सीजनेशन टू द प्लेसेंटा, राइट। जब प्लेसेंटा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेरिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो फिटल हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। सो वेरिएबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो हमारा इमीडिएट एक्शन क्या होगा उस टाइम पे, कि हमने ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो हमसे प्रायोरिटी पूछी गई है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमने ऑक्सीटोसिन को हमने स्टॉप करना है, राइट। ऑक्सीटोसिन हमने स्टॉप करना है, ऑक्सीजन हमने अप्लाई करनी है ऑक्सीजन, और इंक्रीज करना है रेट ऑफ आईवी फ्लूइड, राइट। सो हमने क्या करना है, आईवी फ्लूइड सोल्यूशन को हमने इंक्रीज कर देना है उसका रेट, और देन वी विल नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो सेकेंड वन इज द डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन। यस, हम ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन को कम कर देंगे। थर्ड वन इज प्लेस ऑक्सीजन ऑन द 8 to 10 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क। सो ये भी हम करेंगे, बट हमसे प्रायोरिटी क्या पूछी गई है, कि प्रायोरिटी में हमने क्या करना है। फोर्थ वन इज कॉन्टेक्ट द क्लाइंट प्राइमरी सपोर्ट पर्सन इफ़ नॉट करंटली प्रेजेंट। सो ये तो हमारी प्रायोरिटीज़ में होगी ही नहीं, राइट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, कि हमने डिसकंटिन्यू करना है और स्टॉप करना है ऑक्सीटोसिन को, और पोजीशन द और हमने क्या करना है, रीपोजिशनिंग हमने करनी है, राइट। रीपोजिशन हमने इसके बाद करनी है, राइट। सो इसमें मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना है, स्टॉप ऑक्सीटोसिन, एंड देन रीपोजिशन। और हम क्या करेंगे उसके बाद, रीपोजिशन के बाद आईवी फ्लूइड के रेट हम इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। आईवी फ्लूइड हम इंक्रीज़ कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल इन्फॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो ये हमारी इसमें सीक्वेंस होगा केयर का, जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेबर एंड डिलीवरी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए बाय बाय।